हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम चलिए पढ़ते हैं गोल्डन रेस बुक जो 10th क्लास की है, उसका चैप्टर व्हाट इज़ अ मिस विथ अस, यानी हम में क्या अनुचित है। आप लोग पहले मेरे जो वीडियोस हैं उन पे जाके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। अब तक मैंने द बुक दैट सेव द अर्थ फर्स्ट चैप्टर और आपका फोर्थ चैप्टर द टेल ऑफ बिश्नोईज, पॉजिटिव हेल्थ जो थर्ड चैप्टर है वो, ये तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं वो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। रेजोल्यूशन बुक पूरी कंप्लीट हो गई है एंड पोइट्री सेक्शन इज़ आल्सो कंप्लीटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं सिक्स्थ चैप्टर व्हाट इज़ अ मिस विथ अस। हमारा इसके बाद में एट्थ, नाइन्थ और टेंथ जो चैप्टर है अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, नाइन्थ चैप्टर मैंस ट्रू सन और टेंथ चैप्टर द ट्रिब्यूट, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में मैं आप लोगों को ग्रामर भी करवाऊंगी, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चंस, किस क्या पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, और हाउ टू स्कोर गुड परसेंटेज एंड गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। विल डिस्कस अबाउट दैट इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो चैप्टर है उसका परिचय दे देती हूँ कि जो पाठ का जो परिचय है उसमें हम ये देखेंगे कि ये पाठ सभ्य रहने के गुणों के बारे में हमें गुण जो होते हैं उनको सीखने के लिए हमारे को प्रेरित करता है, जिनका कि हम जाने अनजाने में पालन ही नहीं करते। तो यह पाठ हमें अपना व्यवहार दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। यदि हम अपने अंदर सभ्य रहने के गुण विकसित कर लेते हैं तो हम अपना जीवन जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। एस.एम. गोयल के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंटेलेक्ट, व्हाट इज़ अ मिस विथ अस चैप्टर। इंडियन इंटेलेक्ट यानी भारतीय जो बुद्धिजीव हैं उनके बारे में, यानी भारतीय प्रतिभा। इंटेलेक्ट का मतलब होता है प्रतिभा। अवर इज़ अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज़ नॉट सेट आउट ऑफ शेयर पैट्रोटिज्म, यानी कि हमारा राष्ट्र जो है वो बुद्धिजीवियों का देश है, यह केवल देशभक्ति के कारण ही नहीं कहा जाता है। स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, यानी जो देश में तथा विदेशी में जो अध्ययन हुए हैं वो ये सारी की सारी बातें जो हैं उनको बताता है। नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सील्ड इन इंटेलिजेंस, यानी थोड़े समय पहले इंग्लैंड के स्कूलों में एक अध्ययन हुआ था और उससे ये पता चला कि किस देश के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, यानी ज्ञान जिनमें सबसे ज़्यादा अधिक है, अधिक श्रेष्ठ ज्ञान किन में पाया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ आवर कंट्रीज़, तो उसमें यह पाया गया कि अन्य देशों के जो निवासी थे उनकी तुलना में भारतीय जो थे वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थे, अच्छे थे। If that is the truth, why we are lagging behind other superpowers? Why there is brain drain from our country to other affluent nations? तो लेखक ये कहते हैं कि अगर ये बात सत्य है तो उन महान शक्तिशाली देशों की तुलना में हम क्यों पिछड़ रहे हैं। हमारे देश में, देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो दूसरे समृद्ध देशों की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं। वाई आवर इम्पोर्ट्स exceeds our exports, why we look to developed nations for help and aids where are where we are a miss। तो यहीं पे ही चैप्टर का जो टाइटल है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम पलायन कर रहे हैं दूसरे देशों की तरफ, हमारे जो आयात हैं वो हमारे निर्यात से क्यों अधिक हैं, यानी हम सहायता के लिए दूसरे समृद्ध देशों की ओर क्यों देखते हैं, यानी उनके ऊपर हम क्यों निर्भर हैं, हम में कहाँ कमी है अथवा हम कहाँ गलत हैं, कहाँ अनुचित है, कहाँ हमसे कमी रह गई। यानी अगर हम बुद्धि में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं तो फिर हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई राउरकेला, Durgapur Steel Plant, Tarapur Nuclear Reactor, etc. are some of our big achievements. But the grandeur of the big, the small has been neglected. E.F. Schumacher was not wrong when he
captioned his bestseller Small is Beautiful. Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our ग्लोरी। तो ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमारी जो उन्नति है वो शून्य मान ली जाए, यानी हमने अब तक कोई उन्नति नहीं करी, ऐसा नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात के जो कारखाने हैं, तारापुर की जो परमाणु भट्टी आदि जो हैं, वो सारी हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के कुछ उदाहरण हैं। किंतु इन बड़ों की शान में छोटों की उपेक्षा हो गई है, यानी अर्थात छोटी बातों पर हम जब ध्यान नहीं देते हैं उसके कारण हमारा ये हाल है। E.F. शूमेकर गलत नहीं था, मतलब वो जब उसने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक थी जिसका नाम था लघु सुंदर है, उसका नाम रखा, और यहाँ उन्होंने कुछ उदाहरण बतलाने के लिए कुछ उदाहरण दिए जो इन सब चीज़ों को प्रूव करते हैं कि इन छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा ने जो हमारी जो शान है उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। यानी हम छोटी छोटी चीज़ों में कुछ कमियां हमारे अंदर रह गई जिसके कारण कि हम सब कुछ करने के बावजूद भी हमें वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा जो होना चाहिए। तो उसमें जो पहला जो पॉइंट है वो उन्होंने जो रखा वो है सॉरी थोड़ा जुकाम है मुझे आज, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। यानी पहला जो उन्होंने पॉइंट रखा वो ये रखा कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है और जो हमारी सिविक सेंस है, उसमें हम कहाँ पीछे रह गए। हेयर वी आर एट द लोएस्ट एब, इट मे बी अ जर्नी or a walk, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic senses. यानी इसमें जो लेखक हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम निम्नतम स्तर की बात करें, यानी हमारा जो सामाजिक आचरण है, जो समझदारी है, जो नागरिक विवेक है, उसमें व्यवहार में कहाँ पे क्या कमी रह गई उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ हम निम्नतम स्तर पर हैं, चाहे यात्रा हो, यानी घूमने पैदल जाना हो, घूमने जाना हो, भ्रमण करना हो, किसी भोज में जाते हैं अथवा किसी मेले में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं कि तो साधारण रूप से जब हम लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं तो हमें वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हम में से अधिकतर व्यक्ति न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार से मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे हम लोग जानबूझकर मूर्ख जैसा व्यवहार वहाँ करते हैं। हम देखें कि हमारे सामाजिक आचरण, व्यवहार और नागरिक समझदारी में किस प्रकार और कहाँ कमी है। तो वो कैसे पता चलता है, जो हम गलतियाँ करते हैं, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, पहला पॉइंट उन्होंने मुद्दा जो उठाया है वो नॉइज़ पॉल्यूशन का है, यानी ध्वनि प्रदूषण। Human ear is meant for receiving sound for normal range of decibels. Sound received beyond that measure would not only be jarring but also damaging to our hearing सेंस ऑर्गन्स। यानी कि सबसे पहले जो उन्होंने मुद्दा बताया कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में, कि जो मनुष्य का जो कान है वो शोरगुल की जो सामान्य मात्रा में ध्वनि को सुनने के लिए बना हुआ है, और एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि वहाँ तक हमारे को ध्वनि अगर हमारे कान में पहुँचती है तो वो हमें परेशान नहीं करती। लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा, यानी तेज़ आवाज़ अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाने वाली होती है। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, और इस चीज़ का हम में से कितने लोग ध्यान रखते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो broadcast, playing a tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company, all are heard at a very high pitch। यानी कि हम चाहे वो टीवी का प्रोग्राम हो, रेडियो का प्रसारण हो, टेप रिकॉर्डर की आवाज़ हो, किसी और यंत्र का बजाना हो, यहाँ तक कि जब हम बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं अपने साथियों के साथ, तो वो भी साधारण बातचीत नहीं होती, उसमें भी हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती हैं और हम इसके आदी हो सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास जो रहने वाले लोगों उनका क्या होगा। वी मे बी यूज टू इट, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस। आवर नेबर्स मे बी सीरियस स्टूडेंट्स, अ सिक पर्सन और अ पीस लविंग बीन। यानी हम तो इतना शोर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी जो हैं वो अलग तरह के व्यवहार के व्यक्ति हो सकते हैं। हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनमें कोई विद्यार्थी हो सकता है, कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है, कोई शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है जिसको शोर पसंद नहीं हो।
हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या कभी भी हम उनके बारे में सोचते हैं? हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर। तो यानी हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने इसके बारे में कभी क्या सोचा है, या हम उन लोगों को कितनी पीड़ा देते हैं इस तरह से। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेरल विद अस एंड सफ़र इन साइलेंस। क्योंकि जो हमारा जो पड़ोसी है, अगर उसका वो शांत स्वभाव का है तो वो हमसे झगड़ा करने तो नहीं आता, लेकिन वो चुपचाप उस पीड़ा को सहन करता रहता है जो हमारे द्वारा उसको दी जा रही है, शोर मचाकर। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स एंड पुट cotton in his ears to reduce the impact of high-pitched noises. When shall we learn the simple civic sense? तो लेखक इसमें कहते हैं कि वो जो बेचारा व्यक्ति है वो अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेता है, अपने कानों में रुई डाल लेता है ताकि उसको वो अत्यधिक जो शोर है वो उसको प्रभावित ना कर सके और वो उससे बच सके। लेकिन हम साधारण से नागरिक जो हैं वो, हमारे अंदर ये इतनी विवेक, इतनी समझदारी क्यों नहीं आती? हम कब सीखेंगे सिविक सेंस के बारे में? हम कब सीखेंगे कि जो हम कर रहे हैं उससे दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी हो रही है? हमें इतना शोर शराबा नहीं करना चाहिए। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी or any other function, a ritual or a prayer, there is generally a fashion of hiring loudspeakers to be used the loudest besides engaging a band and other means of producing sound. यानी विवाह का समारोह हो या कोई और फंक्शन होता है जिसमें धार्मिक समारोह भी हो सकता है, तो कोई प्रार्थना भी हो सकती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, लाउड स्पीकर ले आते हैं किराए पे और बैंड पार्टी का भी चुनाव कर लेते हैं जो जोर जोर से शोर उत्पन्न करने वाले होते हैं, और इसको हम एक फैशन का रूप भी मानते हैं। द पिच इज़ केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक। और उसकी इतनी तेज़ आवाज़ रखते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ कि जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनको वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग शेक इन द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट इज़ द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। और यहाँ तक कि इतना तेज़ हम उन म्यूज़िक सिस्टम्स को बजाते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, आवाज़ उसकी इतनी तेज़ होती है कि यहाँ तक कि जो बिल्डिंग होती है, भवन होते हैं, उसकी ईंटें पत्थर भी हिलने लग जाते हैं। और उसी को हम अपनी प्राइड, गर्व समझते हैं उस चीज़ में, और ऐसा नहीं सोचते कि इतनी ज़्यादा जो तेज़ हम आवाज़ कर रहे हैं उससे कभी ये भवन जो है वो ढह भी सकता है। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेंटली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीज़न। अब दूसरे एग्जाम्पल वो दे रहे हैं वाहनों का, यानी गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं उसमें ज़्यादातर जैसे जो ट्रक होते हैं वो उसमें वो हमारे जीवन को एकदम असहनीय बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका चालक होता है वो हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाता ही रहता है। गाड़ी खड़ी है, बत्ती पे खड़ी है तो भी वो हॉर्न बजाता रहेगा, और उससे जो है वो लगातार ये प्रयास करता रहता है कि वो हॉर्न बजता ही रहे। तो उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और इसका कारण भी हम सोचने की नहीं कोशिश करते कि हम जो ये कर रहे हैं वो समाज के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है, और उससे हम ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। उस चीज़ का उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है मनुष्य, जो भारतीय हैं, वो पिछड़े हुए कहलाते हैं। द नॉइस पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर्स मास द सेंसिबिलिटीज़ ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड इफेक्ट आवर एफिशिएंसी। यानी ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये नागरिक की समझदारी की कमी के कारण और लापरवाही के कारण होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक आचरण जो है उसके कारण वो उत्पन्न हो रही है, और ये सामान्य लोगों की चेतनाओं को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है, और हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको भी ये प्रभावित करती है। दूसरा, नॉइज़ पॉल्यूशन के बाद जो सेकंड पॉइंट बताया है वो लेखक ने बताया है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात का साधन, कि जो हम यातायात के साधन इस्तेमाल में लेते हैं, सार्वजनिक यातायात के जो साधन हम उनसे हम यात्रा करते हैं, उसमें हम किस तरह की गलतियां करते हैं वो देखिए। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस। यानी कि हम सब सार्वजनिक यातायात के साधनों में, जैसे रेलगाड़ी है, बस है, उन सब में यात्रा करते हैं, और हम सबको अपने अलग अलग तरह के कटु अनुभव यानी पीड़ाजनक अनुभव भी उन जगहों पर हुए हैं। Orderly queue system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train bus is rarely followed। सबसे पहली बात तो जब हम टिकट खरीदने जाते हैं अथवा रेल में या बस में जब हम चढ़ते हैं तो हम पंक्ति बनाने की जो प्रणाली है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, उसका पालन नहीं करते। Everyone in his self interest flaunts the
जेन्युइन राइट्स फॉर अदर, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के साधनों को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के जो हित होते हैं उनका विरोध करता है और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। दोज हु आर रेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट वुड वेरी रिलेक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वेकेंट सीट, यानी वो व्यक्ति जो पहले से ही खाली सीट पर बैठा हुआ है वह दूसरे व्यक्ति को पास वाली सीट पर बैठने की अनिच्छा दिखाता है, यानी वो सो कहता है, खाली पड़ी होती है तो भी कहता है कि आगे चले जाओ या कोई आने वाला है, इस तरह से बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। व्हेन दे डू सो दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वेकेंट सीट ऑल्सो। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वन रेयरली स्टिर्स देम। तो इससे क्या होता है कि जब वो खाली सीट भी हमारे को नहीं देता तो जो दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को वो सहायता देने पर विचार ही नहीं करता और वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता है। उनको प्रेरित ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो तो खुद ही सिंगल आदमी जो है वो डबल सीट पे फैल के बैठा होता है, तो वो दूसरों को कहाँ से प्रेरणा देगा, जबकि वो दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग पेटल एंड टोबैको। अब देखिए आगे रही सही जो कसर है वो इस तरह के लोग कर देते हैं कि सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बेटल्स and tobacco. They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property. कि जो कुछ लोग जो होते हैं वो पान तंबाकू खाने के शौक़ रखते हैं और वो क्या करते हैं, चारों तरफ बार बार थूकते हैं, जिससे सार्वजनिक जो संपत्ति हो उसके प्रति उनका कोई सम्मान दिखाई नहीं देता। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस। और वे ये चीज़ भूल जाते हैं कि उन्होंने यात्रा करने के लिए किराया दिया, पैसे दिए, ट्रेन और बस को ख़राब करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेर एवर दे सो डिज़ायर। दूसरी चीज़, वो जो भी खाते पीते हैं उनके जो रैपर्स होते हैं, जो कागज़ होते हैं, जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं, कचरा होते हैं, अवशेष होते हैं, खाली डब्बियाँ, बोतलें, वो सब चीज़ें वहाँ पर उसी जगह फेंक देते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, आवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज़ दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगोर। तो जो हमारे जो सार्वजनिक यात्रा के जो साधन हैं, हमारी सड़कें हैं, गलियां हैं, हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक भवन हैं, उनको सभी प्रकार से हम कचरे का भर देते हैं, यानी उनको दुर्गंधित कचरे से गंदा कर देते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे शक्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हम खुद ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके कारण ये सिविक सेंस ना होने के कारण ही हम दुनिया में हमारे को ऊपर स्थान प्राप्त नहीं हो रहा, हम पिछड़ रखे। In spite of a statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarette or बीड़ीज। यानी कि जगह जगह वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके होते हुए भी हम देखते हैं कि सिगरेटों तथा बीड़ियों के जो बिकने का में कोई भी तरह की कमी नहीं आ रही है। लोग धड़ल्ले से बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं। The pity is the smokers in their own enjoyment do not think of people around them. Sometimes the surroundings become unfit for breathing. Passive smoking causes more harm. और कभी कभी तो वो जो धूम्रपान करने वाले जो लोग होते हैं उसमें वो स्वयं के आनंद के कारण जो आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो जो आसपास का जो वातावरण होता है उसको सांस लेने के लायक भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय धूम्रपान जो है वो अधिक हानि पहुंचाता है। जो धूम्रपान कर रहा है उसको तो करता ही है, उसके तो फेफड़ों में नुकसान होता ही, बल्कि वो जब उस धूम्रपान को करके जो बाहर की तरफ जो हवा छोड़ता है, जिस उसके अंदर भी जो निष्क्रिय धूम्रपान जो से आशय है कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनका जो धुआं वो लोग बाहर की तरफ छोड़ते हैं, उससे जो पास बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको भी सांस लेने में तकलीफ होती है और वो धुआं उसके अंदर भी जाता है, तो उसके शरीर को भी वो नुकसान पहुंचाता है। इसको निष्क्रिय धूम्रपान कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो लेखक के द्वारा बताया गया है वो है ट्रैफिक सेंस। कि ट्रैफिक सेंस, वी टेक रोड्स एज इफ़ दे आर वेरी देवर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। हम यानी सड़कें जो हैं उनको तो हम ऐसे मानते हैं कि ये हमारे लिए ही बनी है, यानी हम ही खाली उसका उपयोग कर सकते हैं और कोई नहीं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री, दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कवर्ड्स। यानी सड़कों के विषय में अगर हम ये समझ लेते हैं कि विशेष रूप से ये तो हमारे लिए ही बनी हुई है और यातायात के नियमों को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, असावधानी से वाहन चलाना, तेज वाहन चलाना, और हम उस सबको अपना बहादुरी का चिन्ह मानते हैं। यद्यपि इसमें कोई तरह की बहादुरी नहीं है, ये
जो है जब आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे बहादुर सबसे ज़्यादा खराब और कायर व्यक्ति के रूप में सिद्ध होते हैं। यानी सड़कों पे तेज़ गाड़ी चलाने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। बहादुरी के काम में अगर कोई व्यक्ति बहादुर बने तो वो बहादुर कहलाता, वहाँ तो लोग कायर बन जाते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आजकल के जो युवा बच्चे हैं उनको गर्व महसूस होता है जब वो तेज़ गाड़ी चलाते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज स्लो, just such as how and when to overtake a vehicle, when to take a turn, obeying the traffic signals, keeping the vehicle in order, and smokeless driving in proper lanes, etc. यानी कि तेज गति से जो वाहन चलाना है उसमें तो अपना गर्व महसूस करते हैं। वे वाहन चलाने के आधारभूत नियमों का पालन भी नहीं करते, जैसे कब और किस प्रकार उनको वाहन दूसरे वाहन से आगे निकालना चाहिए, कब मोड़ें, यातायात के संकेतों का पालन भी उनको करना चाहिए, वो भी नहीं करते। वाहन को बिल्कुल ठीक स्थिति में नहीं रखते, धुआं रहित वाहन जो बनाए रखते हैं उनको, उचित रास्तों पर वाहन चलाना आदि ये सब नियम वो फॉलो ही नहीं करते, इन सब की वो उपेक्षा करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, जीवन जो है वो खतरे में डालना होता है। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग। उससे क्या है, खाली उनका ही नुकसान नहीं होता, उनको ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जो लोग आसपास में जा रहे होते हैं उनके लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ become so dreaded and unsafe that affects the nervous system of many sensitive being। यानी जो इसका ये परिणाम होता है कि जीवन का जो खतरा है वो उनके लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। और उसके साथ क्या होता है, आसपास के जो लोग चलने वाले होते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। वास्तव में सड़कों पर चलना इतना अधिक भयानक एवं असुरक्षित हो गया है कि यह अनेक संवेदनशील व्यक्तियों के नाड़ी तंत्र को भी दुष्प्रभावित कर देता है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। गॉड नोज वट कैलमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। यानी भगवान ही जाने कि अगले क्षण किस तरह का संकट उत्पन्न हो जाए। द पिटी इज़ देयर नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स। यानी और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस तरह की बातों के ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स। अधिकतर जो वाहन होते हैं वो असुरक्षित होते हैं और उनमें से अधिकांश वाहनों में से ऐसा धुआं छोड़ते हैं जो वातावरण को और मनुष्य को रहने के लिए अनुपयुक्त बना देता है, यानी वो उसके लिए सही नहीं होता है। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। दूसरा, जो वाहन होते हैं उनको इतना ओवरलोडेड, यानी जितनी उसकी क्षमता होती है उससे भी ज़्यादा उसको भर लेते हैं और उसको चलाना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने वाहन को अति भारित अवस्था में भी चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दे ओवरटेक देयर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड दस प्लेइंग विथ लाइव्स ऑफ द इनोसेंट पीपल। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते, वाहनों को एक दूसरे के आगे निकालने की कोशिश करते हैं और जो आधारभूत यातायात के नियम हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और इस प्रकार से जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके जीवन के साथ भी वो लोग खिलवाड़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, एनक्रोचमेंट। यानी एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, यानी दूसरे की जैसे संपत्ति पर अवैध तरीके से जो अधिकार कर लेते हैं उसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट। तो ये भी एक थर्ड रीज़न जो है वो लेखक के द्वारा बताया है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड इज़ वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जो कलम है वो तलवार से अधिक शक्तिशाली है। और बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं में यह वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय भी रखा जाता है। वास्तव में शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है, यानी शारीरिक रूप से व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली नहीं माना जाता, मानसिक रूप से होता है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एयन। जनरली दोज with muscle power are uncivilized. They consider public property their own. Making a small beginning, they grab whatever maximum property they can in course of time, thus snatching the rights of civilized and law-abiding citizens. तो ये चीज़ कवि जो लेखक हैं उन्होंने क्यों कही है कि जो वास्तव में शारीरिक शक्ति जो है वो मानसिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है, ऐसा जो लोग मानते हैं। तो ऐसा वो लोग क्या करते हैं, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जिसमें शारीरिक शक्ति अधिक होती है वो लोग सबसे ज़्यादा असभ्य माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति समझते हैं। थोड़ा सा भी कार्य आरंभ करके
वे समय बीतने के साथ साथ समय रहते धीमे धीमे जितना अधिकतम हो सकता है उस चीज़ के ऊपर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार सभ्य एवं कानून के मानने वाले व्यक्तियों की अधिकारों को छीन लेते हैं। तो यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो सोचता है कि मैं बल का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को, संपत्ति को हथिया सकता हूँ, और वो ऐसा करते भी हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर dwellings. In the name of the religion, they may occupy certain areas even on the main road to meet their selfish end. और रही सही कसर कहाँ पूरी हो जाती है कि जैसे जैसे धीमे धीमे करके वो सब चीज़ों पे अनाधिकृत कब्जा कर लेते हैं और इस प्रकार वो सभ्य एवं कानून को मानने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को छीन लेते हैं। उसके बाद भी वो पूरे संतुष्ट नहीं होते, सड़क के दोनों ओर फुटपाथ की तरफ भी संपत्ति को अपना ही समझते हैं। जहाँ मन करता है वहाँ सो जाते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ दुकान लगा लेते हैं और उसे अपना निवास स्थान ही बना लेते हैं, वहाँ रहना ही शुरू कर देते हैं। धर्म के नाम पर भी अपनी वो स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करते हैं। मुख्य सड़क पर कुछ क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी खरीदी की ज़मीन पर मकान अथवा दुकान बनाने के पश्चात चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाकर, बगीचा लगाकर अथवा इस तरह से निश्चित सीमा से बाहर का जो स्थान है उसके ऊपर जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू इंक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, होम्स और परचेस्ड piece of land, or by weighing of putting stairs or laying gardens or making sitting arrangements outside their marked boundary. Who is there to check and thwart their designs? None. A small beginning made undeterred grows into a big menace to all other except to those doing so. अब इससे क्या होता है कि जो उनको देखने वाला, जो उनकी इच्छा की पूर्ति करने से यानी उनके इरादों को रोकने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। एक छोटी सी जो अबाधित शुरुआत उन लोगों ने की, ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए ये खतरा बन जाती है। यानी वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, समाज में बाकी लोगों को परेशान करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं सार्वजनिक संपत्ति का भी। और चौथा जो मुख्य बिंदु है, इसमें टोटल हम लोग 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो हम चौथे पे जो पहुँचे हैं वो है क्लीनलीनेस यानी सफाई। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एडेज नाउ। यानी अब हम पहुंच गए हैं सफाई की तरफ। यानी स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। यह बहुत ही प्राचीन कहावत प्रतीत होती है। क्या वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट अवर सेंसेस, लीव असाइड एनोइंग अस। यानी अर्थात आजकल इसका प्रयोग नहीं हो रहा, अब ये चलन से बाहर हो गया, यानी सफाई रखना लोगों को पसंद ही नहीं है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटीरियल्स wherever we like. We may be road, public transport, educational institute, historical monuments, government buildings, and do not spare even holy places of worship. यानी कि हम क्या करते हैं आजकल, हम जो हैं अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं कि नाराज़ होना तो दूर, हम सारी की सारी भावनाओं को, हमने इंद्रियों को भी प्रभावित नहीं करती है हमारी ये चीज़, और हम अस्वच्छता को महसूस ही नहीं करते। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, जहाँ कहीं पे भी फेंक देते हैं। पूजा की जगह हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, जहाँ सार्वजनिक वाहन हो, सड़कें हो, शैक्षणिक संस्थाएं हो, ऐतिहासिक स्मारक हो, सरकारी भवन हो, यहाँ तक कि हम अपने जो पूजा करने का जो पवित्र स्थान होता है उसको भी नहीं छोड़ते। इन our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor home unclean. यानी अपना घर साफ करने की इच्छा में हम पड़ोसी के मकान को अस्वच्छ रूप मतलब गंदा करने में भी संकोच नहीं करते। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, शिट ऑफ द चिल्ड्रन, स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ। यानी ये जो कचरा है ये कुछ भी हो सकता है। ये बच्चों का मल भी हो सकता है, कचरा जो है वो घर के अंदर से जो गंदगी निकलती है वो भी हो सकता है, फल और सब्जियों के छिलके भी हो सकते हैं, और कोई ख़राब चीज़ भी हो सकती है। द स्किन ऑफ बनानास इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लीड्स टू मेकिंग
मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड। और फिर दूसरी चीज़ जो ये है कि हम जगह जगह पे केले के छिलके जो हैं सार्वजनिक सड़कों पर बिखेर देते हैं, जिससे किसी भी सामान्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से वो विकलांग बना सकते हैं, यानी वो उसके ऊपर फिसल जाएगा, वो गिर जाएगा, उसके चोट लग जाएगी। इन सब चीज़ों का हम ध्यान ही नहीं रखते। एडेड टू दिस malady is the free movement of stray animals who spoil the roads, houses, public places and hamper traffic. They also cause serious accidents. तो यानी इस गंभीर समस्या में आवारा जानवरों का स्वतंत्र घूमना भी जुड़ा हुआ है, जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, घरों में सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते रहते हैं, यातायात के जो आने जाने का जो आवागमन में है का साधन है उसमें बाधा डालते हैं, जिसके कारण गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। यानी मनुष्य तो कर ही रहे हैं, साथ में जो जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है उससे भी काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। वो भी सड़कों पे हर जगह गंदगी करते हैं और दुर्घटनाएं होने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स एंड दैट नोबडी सेंस टू टेक अ नोट ऑफ दीज. Even some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TV seem cleaner than ours. We must understand that cleanliness is of paramount importance and the offenders should be dealt with strictly with punitive measures. यानी हम इन बुराइयों के प्रति इतने ज़्यादा असंवेदनशील हो गए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान ही नहीं देता। कि जैसे विकसित देशों की बात तो छोड़ दो, अफ्रीका तो विकसित देश नहीं है ना। अफ्रीका के कुछ देशों में भी जब हम टेलीविज़न पर उनको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ के जो स्थान है वो हमारे यहाँ के स्थानों की अपेक्षा ज़्यादा साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। तो हमको यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि स्वच्छता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो दोषी हैं, जो गंदगी करते हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक उपयोग का उपाय जो हैं उनको काम में लेते हुए कठोर नियम बनाने चाहिए, जिससे कि हम सफाई को अपने देश में लागू कर सकें और अपनी सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना कर पाएँ। उसके बाद में देखिए 5th पॉइंट है धरना, बंद, रेल रोको। इस तरह के जो आंदोलन होते हैं हमारे देश में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। द ईजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज अ धरना और कॉल फॉर अ बंद और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन. The agitators make the most out of such shows. These devices, besides causing inconvenience, may sometimes irreparable damage to the individuals, cause immense loss to the nation. यानी ये जो अपने इस तरह के जो विरोध जो होते हैं, जो गुस्से के साथ हम लोग विरोध करते हैं, व्यक्त करने के लिए हम धरने पे बैठ जाते हैं, बंद का आह्वान कर देते हैं, रेल रोकना शुरू कर देते हैं, रेल रोको प्रदर्शन हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका है आजकल के आंदोलनकारियों के सामने, तो आंदोलनकारी ऐसे प्रदर्शन को अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। ये तरीके जो हैं वो असुविधाएं उत्पन्न करने के आंतरिक तरीके हैं। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, another has an capable appointment, and still another has no provisions at home. Who bothers for other legitimate needs? यानी कभी व्यक्तियों को ऐसी हानि भी पहुंचा देते हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इससे राष्ट्र को तो बहुत अधिक हानि होती है। कल्पना करो कि कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को किसी को बहुत ही ज़रूरी किसी से मिलना है, अत्यधिक आवश्यक उसको काम है, और किसी अन्य के घर में खाद्य पदार्थ नहीं है, तो हम क्या करते हैं? Our remains wonderstruck to see that sometimes such bunds are sponsored even by the responsible people. Occasionally these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life. तो जैसे दूसरों को न्यायोचित आवश्यकताओं की कौन परवाह करता है? कोई यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि कभी कभी ऐसे बंद, यानी उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी कभी कभी इस तरह के बंद जो है उनको लागू कर देते हैं। और कभी कभी ये जो प्रदर्शन है वो इतने उग्र और हिंसात्मक हो जाते हैं जिससे कि राष्ट्रीय संपत्ति को और मानव जीवन को दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान और हानि का सामना करना पड़ता है। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? अब पूरा सार इस पाठ का यहाँ पे आ रहा है कि क्या हम अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए कोई उचित तरीका नहीं सोच सकते जिससे दूसरों को असुविधा भी ना हो, राष्ट्र को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो।
In Japan, the workers of a shoe factory wanted to demonstrate their protest. They made shoes of different sizes of right foot only. When the dispute was settled, they made the shoes of left foot, thus completing pairs. अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि जापान में जूतों के कारखाने में काम करने वाले जो लोग थे, श्रमिक थे, उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए क्या किया, उन्होंने विभिन्न आकार के यानी विभिन्न नंबरों के जो जूते बनाए, लेकिन सिर्फ एक दाहिने पैर के जूते ही बनाए। और जब ये विवाद निपट गया, यानी जब उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया, तो उन्होंने बाएं पैर के जूते भी साथ बना दिए और इस प्रकार जूतों के जोड़ों को पूरा कर दिया। और इससे क्या हुआ, कोई असुविधा भी नहीं हुई और कारखाने का जो स्वामी था उसको भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इट कॉज इनकन्वीनियंस टू नन एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर। यानी खाली जो जूतों को बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसका मालिक था, उसको जो फ़ायदा मिलना था वो थोड़े समय बाद में मिला। ऑल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक शो बाय महात्मा गांधी एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज। और या फिर जो इसका जो दूसरा विकल्प है वो विरोध करने वालों को महात्मा गांधी द्वारा बतलाए गए सत्याग्रह अथवा भूत हड़ताल का रास्ता जो है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि फिर वे अपने हित को पूरा करने के लिए लंबे के लिए स्वयं को ही असुविधाओं में रखेंगे, यानी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो, यानी अपना विरोध प्रकट कर पाएंगे लेकिन उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। ऑल these minor issues are of major significance if things like these are set right. प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स। यानी अगर हम ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दें, इन बड़ा महत्व दें इन छोटी बातों को, तो यदि इस प्रकार की चीज़ों को हम ठीक कर दें तो हम घर घर में उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता ला पाएंगे। यानी हमारा जो देश है, जब वो हर एक घर में उन्नति होगी, समृद्धि होगी, प्रसन्नता होगी, तो जब वो हर घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिकली यानी कुल मिलाकर जो हमारा देश है वो भी दुनिया में सम्मान प्राप्त करने लग जाएगा। यानी हम विकासशील देश है भारत और उसको वो सम्मान मिलने लग जाएगा जिसका वो हकदार है। यानी कि हमने प्रोग्रेस तो बहुत कर ली टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो सिविक सेंस हमारे अंदर नहीं है उसके कारण जो हमारे को बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, जो हमारी बदनामी होती है, उसको हम ख़त्म कर पाएंगे और हम भी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हो सकते हैं। अबाउट द टेक्स्ट यानी इस पार्ट के बारे में, द लेसन इज़ अबाउट टू लर्न सिविक सेंस विच वी knowingly और unknowingly don't obey और our follow। यानी ये जो पाठ है ये हमारे को सभ्यता सिखाने के लिए लेखक के द्वारा लिखा गया है। एस एम गोयल जी ने लिखा है कि हमें सभ्य बनना चाहिए। हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको सभ्यता के गुण जो हैं वो हमारे को सीखने के चाहिए, चाहे क्योंकि हम अगर इनका जाने अनजाने में पालन करेंगे तो हम दुनिया में जाने जाएंगे। द लेसन इज़ ऑल्सो वेरी much inspiring to improve our behavior and manners towards the others and ourselves। तो ये जो पाठ है ये हमें अपना व्यवहार अपने प्रति, दूसरों के प्रति सुधारने के लिए प्रेरित करता है। If we develop civic sense in ourselves we can make our life better and healthy। और ये इस पाठ में ये बताया है कि अगर हम अपने अंदर सभ्य रहने के गुणों को विकसित कर लेते हैं तो हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अपने समाज को भी बेहतर रख सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी और तब तक आप लोग इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पूरा पढ़िए ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो पढ़ना आए और आप अपनी रीडिंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं वो कुछ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी उनको नोट कर लें। बाकी मैं एक स्लाइड भी पूरा बना के डाल दूँगी जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखे होंगे। तो इंडियन इंटेलेक्ट का मतलब होता है भारतीय प्रतिभा, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी, शेयर का मतलब होता है केवल, पैट्रोटिज्म यानी देशभक्ति, रिवील्ड यानी प्रकट करना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, सुपीरियर यानी अधिक अच्छे से, नेटिव्स यानी निवासी और एफ्लुएंट यानी खुशहाल समृद्धशाली होना, सुपर पावर्स यानी शक्तिशाली देश, मिस यानी कमी होना, अनुचित क्रम से बाहर, NOUGHT नॉट का मतलब होता है शून्य और इंस्टेंसेस यानी उदाहरण, नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना यानी ध्यान नहीं देना कोई चीज़ की तरफ, हैम्पर्ड यानी बाधा डालना, बाधित करना, ग्लोरी यानी शान और कैप्शन यानी नारा देना। बहुत सारे वर्ड्स हैं इस चैप्टर में
जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सारे के सारे तो मैं इसमें नहीं डिस्कस कर पाऊँगी, बट जो मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लेजर आवर्स मतलब होता है ऐसा अवकाश का समय, और एग्जिबिट यानी प्रदर्शित करना, बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, कल्टीवेशन यानी उत्पन्न करना, सिविक सेंस नागरिक भावना, व्हीकल यानी वाहन, और सेंसिबिलिटीज़ यानी चेतनाएं, इफेक्ट अफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभावित करना, एफिशिएंसी यानी कार्यदक्षता या कार्यकुशलता, क्यू का मतलब होता है पंक्ति। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इसमें याद कर सकते हैं। वायलेशन का मतलब होता है भंग करना या उल्लंघन करना। तो ये ट्रैफिक रूल्स का भी आपके क्वेश्चन आता है, जो 4 नंबर का होता है, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसमें 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए, कुछ और आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, या कोई ऐसी क्वेरीज हों आपकी, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया कीजिए। तो मैं उसको जब भी पढ़ूंगी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपकी हेल्प के लिए लेके आऊँगी। तो और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।